हेलो एवरीवन, एक बार फिर से नीलम एसआरजी मेरठ आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है अपनी इस वीडियो के माध्यम से। इस लॉकडाउन के क्रूशियल टाइम पीरियड में आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, आपके परिवारजन सुरक्षित रहें, ये देश सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ हम सभी सहयोग करने की अपेक्षा करते हैं। परंतु साथियों, जीवन में विपत्ति आती है और चली जाती है, परंतु प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक विपत्ति कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। तो इस लॉकडाउन में के समय अवधि में हमारी सीखने की प्रक्रिया कहीं बाधित ना हो, तो ये चुनौती से भी हम पार पा ही जाएंगे। तो यहाँ हम, जैसा आप सबको विदित ही है कि हम सब ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर परिचर्चा कर रहे हैं और ये वीडियोस इसी रेफरेंस में बनाई जा रही हैं। तो अभी तक जो हमने वीडियोस आपको शेयर की, उसमें हर संभव यह प्रयास किया गया कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित प्रत्येक जो प्रकरण है उसमें सम्मिलित किया जाए। उसके अतिरिक्त समय समय पर कुछ ऐसे बिंदु भी स्पष्ट किए गए जो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण प्रक्रिया में स्वतः ही कहीं भी सामने आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे शिक्षण तकनीकों की, और इसमें हमने आपसे पहले भी बताया था कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीक का वर्णन किया गया है और उन्हीं में से 17 टीचिंग टेक्निक्स के बारे में हम वीडियोस प्रेषित कर चुके हैं। एंड नाउ टुडे इट इज द लास्ट टीचिंग टेक्निक ऑफ रिमेडियल मॉड्यूल एंड दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। Before discussing the project work technique, I would like to share the previous teaching techniques that are being explained in the earlier videos too, and that was the अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। It means जो नॉलेज हमने एक्वायर की है उसको बार बार रिपीटेशन की प्रोसेस में ढालकर बच्चों के अंदर उनकी समझ को विकसित करना। तो यहाँ अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, इसके लिए एक शब्द लिया गया है स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग शब्द लिया गया है स्पाइरल से। जैसे आप सब देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट की कार्य पुस्तिकाएं आती हैं, वर्कशीट्स आती हैं, वो एक स्पाइरल बाइंडिंग से बंधी होती हैं। तो ये शब्द वहीं से हम लिया गया है और इसको लेने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक स्पाइरल बाइंड का अगर हम देखें, स्प्रिंग को देखें, तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब उसको एक प्रोजेक्ट पुस्तिका में को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसमें इतने घुमाव आ जाते हैं कि उसकी लंबाई छोटी हो जाती है और एक वो किसी भी चीज को बांधने का काम करती है। तो वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया कि बच्चे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार से ज्ञान को अर्जित करते हैं, परंतु उनका जो ये ज्ञान होता है स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। तो उस ज्ञान को एक सूत्र में बांधने के लिए हमें ये प्रयास करना होगा कि जिस प्रकार से स्प्रिंग विभिन्न घुमावदार तरीकों से किसी पेपर को बांध करके उसे पुस्तिका के रूप में, उत्तर पुस्तिका के रूप में परिवर्तित करती है, उसी प्रकार से बच्चों को जो ज्ञान दिया गया है और जो उन्होंने सीखा है उस पर विभिन्न माध्यमों से घुमा फिराकर, अर्थात कि विभिन्न माध्यमों से बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, उसको परखा जाए, उसको जांचा जाए। और उसको जांचने के एक तरीके में ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात ये आती है कि हमने अभ्यास पत्रक की भी बात की थी। तो अभ्यास पत्रक कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट कार्य से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट कार्य दोनों ही प्रकार के होते हैं। वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। वो खोज की जो अप्रोच है, जो एक्सप्लोरिंग की जो अप्रोच है, उस पर भी बेस्ड हो सकते हैं, और जो उनके स्किल्स हैं, चाहे वो कॉग्निटिव हो, उस पर भी आधारित हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रोजेक्ट वर्क हमारे जो संज्ञानात्मक कौशल हैं, जो निदानात्मक कौशल हैं, जो ज्ञानात्मक हैं, बोधात्मक हैं, तर्कात्मक हैं, सभी कौशलों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, उस प्राप्त ज्ञान को वो अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाए। और उसी को विकसित करने के लिए हम बच्चों को एकल या एक बच्चे को इंडिविजुअल वर्क भी दे सकते हैं, हम पीयर वर्क भी दे सकते हैं कि
बच्चे जोड़ी में रहकर कार्य करना सीखें, कि वो जो भी उनको टाइटल दिया गया कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीव्स कलेक्ट करिए, या आप विभिन्न फूलों को इकट्ठा करिए, उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनका रंग, उनके गुण को देखिए, उन्हें नोट करिए, या किसी पौधे को आप ले लीजिए, उसको प्लांट करिए, उसको वॉच आउट करिए, उसके दिन प्रतिदिन होने वाले चेंजेस को आप नोट करते जाइए। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपने पोयम को लर्न किया है तो द प्रेजेंटेशन ऑफ पोयम शुड बी लाइक दैट, लाइक दिस, कि आपको इंटोनेशन पे वर्क करना है, आपको राइम, रिदम, क्लैरिटी, एसेंट, स्लेबल, बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये सब चीज़ें कि आप बच्चे को प्रोजेक्ट किसी भी विषय से संबंधित दे सकते हैं। अब ग्रुपिंग में अगर बच्चा कार्य करता है तो जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब बच्चा ग्रुपिंग में कार्य करना सीखता है तो उसके अंदर स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस की जो टेंडेंसी है वो भी डेवलप होती है। इट मीन्स ही ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग मच मोर फ्रॉम अदर्स, he always try to make them learn also, and he always try to seek out the new techniques, new ways to enhance his knowledge। तो कह सकते हैं कि ग्रुप में स्वीकार्यता बढ़ती है, ईगो की भावना अलग होती है, एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना बढ़ती है, और बच्चा स्वयं जब करके सीखता है तो उस सीखने की प्रक्रिया में जो स्थायित्व आता है, उस स्थायित्व की भावना उसके जीवन काल में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है, चिरस्थायी हो जाती है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जब एक बच्चा स्वयं कार्य करके सीख रहा है तो हमने उसे सबसे पहले टारगेट दिया, निश्चित समयावधि दी, तो उसके अंदर समयबद्धता की भावना आती है और वो निश्चित समय सीमा में उस प्रोजेक्ट को तैयार करना आरंभ करता है। सेकेंड थिंग कि जब बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, सपोज कि आप ये चैप्टर पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप, और उसके आधार पर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ संसद कैसे बनती है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उसके प्रत्येक अंग का क्या कार्य होता है। या हमारी ज्योग्राफी अगर हम पढ़ें तो उसमें ये कहा जा सकता है कि आप विभिन्न प्रकार के पौधे किस प्रकार के मौसम में, जलवायु में, परिवेश में पाए जाते हैं। तो आप उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधों की विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से जब बच्चे को कोई भी टाइटल दिया जाता है तो सबसे पहले वो अपने मन में एक रूपरेखा बनाता है, और जब वो रूपरेखा बनाता है तो हर स्टेप को उसे कितना इलेबोरेट करना है, कितना शॉर्टन करना है, वो इस बात पर भी ध्यान देता है। तो इसका मतलब क्या कि बच्चे को चरणबद्ध तरीके से व्याख्या करने का कौशल भी विकसित होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जब बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है तो वो एक विजन डेवलप कर रहा है, वो अपनी पूरी प्रीफेस, अपनी पूरी रूपरेखा बना रहा है, वो अपने आप को समयबद्धता के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है, साथ ही साथ उसे कितना मैटर उसमें इंक्लूड करना है और कितना एक्सक्लूड करना है, और फिर उस पूरे जो उसने एक्सपीरियंस लिया है या जो उसने सीखा है उस पूरे डाटा को कैसे मैनेज करना है। तो वो मैनेजिंग भी सीखता है, मैनेज करने के बाद एनालाइज भी करता है कि कहीं कोई डाटा हमारा ऑथेंटिक है या नहीं है, या कोई डाटा कोई ज़रूरत से ज़्यादा तो हमने मेंशन नहीं कर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो छूटती जा रही है। तो वो इस तरह से एनालाइज भी करता है। एनालाइज करने के बाद जब अपनी एक्शन रिसर्च के और अगले पड़ाव पर पहुंचता है तो वो कंक्लूजन पर भी जाता है। तो इस तरह से बच्चे के जो लर्निंग के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो एस्पेक्ट हैं, बच्चा उन पे भी कार्य करना सीखता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट वर्क बच्चा करता है तो उसके अंदर एक और चीज, स्वतंत्र चिंतन की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक तक या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट तक अपने आप को बाउंड नहीं करता। टीचर उसे पूरी फ्रीडम देता है कि दिस इज द टॉपिक, वॉट एवर यू जस्ट सी यू हैव टू मेंशन इन इट, कि जो भी आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो आपको लगता है सही है, आप उन सब चीजों को संकलित करिए, संग्रहित करिए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को तैयार करिए। तो इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क दिखने में बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इस एक कार्य के माध्यम से बच्चे कितने अधिक स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। तो एक टीचर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी मैं किसी विषय को, प्रकरण को समाप्त कर रहा हूं तो मुझे अंत में ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए कि बच्चे एक रिव्यू ले
या टीचर अपने अगले स्टेप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए बच्चों के वर्तमान ज्ञान को आकलित करके। इट मीन्स कि जो भी हमारा लर्निंग आउटकम है, अगर हमें वो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमारी टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल है। लेकिन अगर हमारा जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम है, हमें वो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम नहीं मिल रहा बल्कि उससे कम प्राप्त हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम एंड एक्चुअल एक्वायर्ड लर्निंग आउटकम, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो एक टीचर की टेक्निक को और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 18th टीचिंग टेक्निक प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जाना और इसी के साथ हमारे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल या रिमेडियल टीचिंग मॉड्यूल को हम समाप्त कर रहे हैं। इसके पूरे मॉड्यूल के दौरान जो वीडियो बनाने के संदर्भ में हमारे समक्ष छोटे छोटे बिंदु जो ऐसे आए जिन पर हमने चर्चा करनी थी, परंतु हमने विषय वस्तु को बीच में बाधित करना उचित नहीं समझा, उन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।